चलिए ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में हम कई चीज़ें अभी पढ़ चुके हैं, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म पर भी बात हो गई थी। डायबिटीज़ मेलाइटस को हमने कुछ डिटेल में लिया था कि शुगर के कौन-कौन से दवाइयाँ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और उसमें क्या-क्या ज़रूरी हिदायत मरीज़ को देंगे। वो चीज़ें डायबिटीज़ के ज़ेल में लास्ट लेक्चर में आ चुकी थी, जिसमें हमने बताया था कि जिगर की इस्लाह की जाएगी और डायबिटीज़ के लिए डायबिजिक एच ग्रैन्यूल अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में कुर्से ज़ैबतीस के नाम से टैबलेट आती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुर्से ज़ैबतीस की डोज़ जो मार्केट में अवेलेबल है कुर्से ज़ैबतीस, क्योंकि वो पाउडर की ही शक्ल में है, पाउडर का ही टैबलेट बनाया हुआ है, उसमें कोई एक्सट्रैक्ट अलग से नहीं है। इसीलिए जब हम कुर्स ज़ैबतीस का इस्तेमाल करते हैं, तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ना मिलने की वजह ये है कि उसकी खुराक पूरी नहीं पहुँचती, क्योंकि तकरीबन हमारी जो दवाइयाँ हैं उनका 2 से 3 ग्राम की खुराक है और टैबलेट तकरीबन 500 मिलीग्राम की होती है। इसलिए या तो आप उसकी 6-6 टैबलेट खिलाएँ तो जाके उसका रिज़ल्ट सामने आएगा, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है। मरीज़ को अगर हम कहें भई 5 या 6 टैबलेट आप खाइए, तो ये एक ऐसा मुनासिब नहीं हो पाता कि इतनी सारी दवाइयाँ किसी भी मरीज़ को हम इस्तेमाल करें और उसके बाद तमाम दवाइयों के इस्तेमाल करने के बाद में फिर रिज़ल्ट उसी हिसाब से आना भी चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ी-सी ज़हन में रखने वाली है। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के ताल्लुक से आगे वो है जो बहुत कॉमनली हमारे पास आता है, वो है बल्की यूट्रस। बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा जितने भी ये सोनोग्राफी होती हैं उनमें बल्कि यूट्रस ज़्यादातर उसमें फाइंडिंग्स में लगा हुआ आता है। अब अगर आप देखें जितने भी आजकल सोनोग्राफी आती हैं उसमें या फीमेल्स में बल्कि यूट्रस और मेल के अंदर ज़्यादातर जो केसेस देखने को मिलते हैं वो फैटी लिवर, ऐसी चीज़ें, ऐसी फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फीमेल के अंदर भी फैटी लिवर की फाइंडिंग्स आती हैं। अब मसला ये आता है कि बल्कि यूट्रस में आप क्या करें? पहले तो हम ये समझें कि बल्कि यूट्रस अगर हम यूनानी के नज़रिए से देखें तो क्या है? जो मसल्स हैं वो बल्की होने का मतलब ये है कि थोड़ी वो बल्क में बड़ी हो रही हैं। हमारे यूनानी के नज़रिए के एतबार से उन मसल्स के अंदर या यूट्रस के अंदर रतूबत का गलबा है। अगर रतूबात यूट्रस के अंदर ज़्यादा होंगी तो वो बल्कि यूट्रस शो होता है सोनोग्राफी के अंदर। अगर हम इसको वापस अपने लाइफ स्टाइल वाली स्लाइड्स पर हम वापस जाएं जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम पहले ही आपको बताया था कि जिगर के अंदर या मैदे के अंदर या हमारे खाने पीने की वजह से जो बरूदत मैदे में और जिगर में होती है उसका असर पूरे जिस्म पर पड़ता है। तो जिस तरह से उसका असर कि पूरी बॉडी पे पड़ता है, किसी को ओबेसिटी हो सकती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके थायराइड पर इफेक्ट पड़ा तो उनको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका इफेक्ट यूट्रस पे पड़ा तो उसमें बल्कि यूट्रस नजर आता है, दिखाई देता है। तो ये बल्कि यूट्रस असल में अपने आप में कोई बड़ी बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसको देखकर हम ये कहें कि साहब ये बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी का कोई अलग से इलाज किया जाएगा। तिब्बे यूनानी में अलग से उसको इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम वही इलाज जो अपना लाइफ स्टाइल का हम इलाज अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, उसी इलाज को हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। वही लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के जितने भी परहेज थे वो यहाँ भी अप्लाई होंगे। बस आपको जिस जगह तब्दीली आई है उस जगह की कोई ख़ास दवा उसमें शामिल कर देनी है। मिसाल के तौर पर जैसे हमने लिवर की बात की थी या जैसे हमने थायराइड की बात की थी, तो थायराइड में जो दवाइयाँ हमने जिगर की इस्लाह की हमने ऐड करी, उसी के साथ-साथ में जो ऐसी दवाइयाँ जो थायराइड पर एक्शन करने वाली हों, उसकी इस्लाह के लिए थायराइड के मिज़ाज को नॉर्मल लाने के लिए कुछ दवाओं का हम अलग से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बल्कि यूट्रस में भी, क्योंकि एक तरफ तो हमें जिगर की इस्लाह करनी है और जिगर की इस्लाह के लिए हम पहले काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, जिसमें जवारिश जालिनोस, दवाउल कुरकुम, माजून दबिदुल वर्द, शरबत दीनार,
और इनके साथ साथ अर्क मको, अर्क कासनी, अर्क बरंजासिफ, अर्क बादियान, इस तरह के अर्क भी इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इन शॉर्ट इनको कम दवाओं में इस्तेमाल करें, क्योंकि इतने सारे अर्क एक साथ इस्तेमाल होना मुश्किल होता है मरीज को कि 5-6 बॉटल हम उनको दें भर के, तो उसका एक छोटा सा शॉर्ट ऑप्शन अपने पास ये है कि हम तहलील अर्क का इस्तेमाल करें। तो उसके अंदर मको, कासनी, ब्रंजासिफ, बादियान और इसमें ज़ाफ़रान खुद शामिल है। इसलिए जिगर की इस्लाह के लिए और दवाओं के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए इसका हम बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहां हम अरकियात इतने सारे इस्तेमाल ना करके एक अरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक अरक और एक तहलील ग्रेन्यूल इस जिगर की इस्लाह के लिए काफ़ी है। आपको अगर लगता है कि ग्रेन्यूल अवेलेबल ना हो, तो हम जवारिस जालिनोस या दवाउल कुरकुम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात पहले बताई जा चुकी है कि दवारिस जालिनोस या माजून दबी दिलबर्द को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किन मिजाज के लोगों के इस्तेमाल के साथ में इस्तेमाल करेंगे, और किस तरह से हम इन दवाओं को किन किन मिजाज में इस्तेमाल करते हैं और उनकी डोज क्या होगी। जैसे सफरावी मिजाज में डोज आपको कैसे देनी है, बलगमी में आपको उसकी डोज कैसे देनी है, इस बात पर पहले बात हो चुकी है। तो जिन लोगों ने अभी बाद में ज्वाइन किया है वो पुरानी वीडियोस इसमें से सुन सकते हैं, और ताकि ये तसलसल आगे चलता रहे और आपको चीज़ें समझ में आती रहें। तो यहाँ अब हम मेन पॉइंट पर ही आ रहे हैं। चूंकि ये बल्कि यूट्रस है और यूनानी के नज़र से इस यूट्रस के अंदर रतूबत का गलबा है, तो हम उन दवाओं का इस्तेमाल करेंगे जो जिस्म के अंदर रतूबात को कम करने वाली हों। तो जब हम जिगर की इस्लाह करते हैं तो खुद ब खुद जिस्म से जो रतूबात हैं वो खुद ब खुद निकल जाती हैं, कि जिगर की इस्लाह करने के साथ इन दवाओं के अंदर कुछ मुदिर्रात दवाइयाँ भी होती हैं जो जिस्म से रतूबात को निकालती हैं। तो खफीफ मुदिर्रात का इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं है कि जिस्म से रतूबात हम बहुत तेज़ी से निकाल दें, जैसे हम कोई बड़ा हैवी डायूरेटिक दें या कोई ज़्यादा ऐसी दवा का इस्तेमाल करें जो बहुत तेज़ी से यूरिन को लेके आ जाए, तो उससे इस बल्कि यूट्रस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब ज़्यादा तेज़ मुदिर्रात का इस्तेमाल हम करते हैं, तो उससे ब्लड का वॉल्यूम तो कम होता है, बॉडी की और दूसरी जगहों से भी फ्लूइड निकल के आता है, लेकिन जो सेल्स के अंदर फ्लूइड है या जो इंटर सेलुलर स्पेस के अंदर फ्लूइड है, उसकी बहुत कम मिकदार वहाँ पर आ पाती है। जिस तरह से हम हाइपरटेंशन में डायरेटिक का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि हम ब्लड का वॉल्यूम कम करते हैं। तो यहाँ पर हमें ब्लड का वॉल्यूम उतनी तेजी से कम नहीं करना है, क्योंकि ये सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर स्पेस में रतूबात का गलबा है, और ये रतूबात हम कई दो तरह से निकालेंगे। एक तो बहुत खफीफ मुदिर दवाओं के साथ में निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका हमारे पास है तदबीर का। आप इसके अंदर अगर पहले से जो बात हो चुकी है, अगर आप उस पर गौर करेंगे, तो जिस्म के अंदर अगर आपने एक्टिविटी बढ़ा दी, जिस्म में अगर आपने उसको चलने के लिए कहा, उसकी एक्सरसाइज बताई, आपने फिजिकल एक्टिविटी उसकी बढ़ा दी, तो जिस्म के अंदर आपने हरारत पैदा कर दी, और जब जिस्म के अंदर हरारत बढ़ती है तो उससे रतूबत कम हो जाती है। तो मस्कुलर एक्टिविटी करने से, चलने फिरने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से जिस्म की हरारत बढ़ती है और रतूबत कम हो जाती है। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर भी मरीज को चलने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कहेंगे, तो हरारत बढ़ने की वजह से रतूबत कम हो जाएगी, और अगर रतूबत कम होगी तो ओवरऑल बॉडी पर उसका इफेक्ट पड़ता है, और जो बल्कि यूट्रस वाली कंडीशंस आती है वो ऑटोमेटिक, अगर आप इसको कुछ भी दवा ना दें, सिर्फ उनको मरीज को कहें कि भाई आप आधा घंटा तेज तेज पैदल चलिए, तो तकरीबन 70% काम आपका उसी से हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि जिस उज़ू के अंदर कोई खलल पैदा हुआ है, उसका मिजाज अपने एक नॉर्मल मिजाज से हट गया है, वहाँ पर उस वजह से उन दवाओं का इस्तेमाल हमें कुछ रोज़ तक, कुछ हद तक करना पड़ेगा, ताकि वहाँ की जो मुख्तलिफ किस्म की जो भी वहाँ दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं, उनका इफ़ेक्ट उस जगह पर आ जाए। देखिए, जब भी हम दवाओं का सिलेक्शन करते हैं, दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ में कोई ऐसी दवा भी ज़रूर इस्तेमाल की जाती है जो उस अज़ू के लिए ख़ास हो। मिसाल के तौर पर जब हम
जोड़ों के दर्द की बात करते हैं तो वहाँ पर सूरंजान, बूज़ीदान या गूगल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, बल्कि इस्तेमाल होना ही चाहिए। अगर हम किडनी की बात कर रहे हों, किडनी का इलाज कर रहे हों, तो वहाँ पर खफ़ीफ़ मुदर्रात का इस्तेमाल होना ही चाहिए। इसी तरह से जहाँ पर भी हम या लिवर की या जिगर की हम इस्लाह की बात कर रहे हों, तो वहाँ पर मको, कासनी, ब्रंजासिफ ये उन जगहों के लिए, हर अज़ू के लिए कुछ दवाएँ ख़ास होती हैं। जिस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में बनफशा या काकड़ा सिंगी ये जो दवाइयाँ हैं, उन्नाम, सपिस्ता, ये जो हर सिस्टम के लिए कुछ दवाइयाँ मखसूस होती हैं। अगर आपने उन दवाओं का इस्तेमाल किया तो उसके साथ में जो भी दवा हम इस्तेमाल करेंगे उसका एक्शन बढ़ जाता है। अगर आपको दवा किडनी में पहुंचानी है तो आप वहां पर डायूरेटिक का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको दवा जिस जगह भी पहुंचानी है उस तरह की दवाइयाँ जोड़ों में पहुंचानी है तो आपको सूरंजान या बूज़ीदान का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए दवाओं को सिलेक्शन करते वक्त ये भी ज़हन में रखें कि हम इलाज किस उज़ू का कर रहे हैं। जिस उज़ू का हम इलाज कर रहे होंगे उस जैसी ऐसी दवाइयाँ जो उस अज़ू पर एक्शन करती हों, उस अज़ू पर काम करती हों, वो दवाएँ हमें वहाँ पर जोड़नी पड़ेंगी। अक्सर आप जितने भी प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, जितने भी हमारे फॉर्मुलेशंस इस्तेमाल होते हैं उनको देखेंगे, तो उनमें जोड़ों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ ज़रूर उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें शामिल होंगी जो जोड़ों पर काम करती होंगी। इसी तरह से जो तुख़्मियात होते हैं, जो मुदिर असर रखते हैं, वो उन तमाम दवाओं में शामिल किए जाते हैं जो डायूरेटिक इफ़ेक्ट जहाँ पे चाहिए होता है, या अगर हमें दवा का एक्शन किडनी पे लेना है तो वहाँ पर हम खफ़ीफ़ मुदर्रात दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक जनरल सा उसूल है, ये आपको याद रखना है कि अगर आप किसी को भी किसी अज़ू के लिए कोई दवा दे रहे हों, तो उस दवा के अंदर कुछ ख़ास दवाइयाँ जो उस अज़ू के लिए ख़ास होती हैं, इस्तेमाल करने के लिए होती हैं, आप वहाँ पर उसका इस्तेमाल कराएँगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ों को ज़हन में रखिए। जब यहाँ पर हम बल्की यूट्रस की बात कर रहे हैं, तो यूट्रस के अंदर जो रतूबत इकट्ठी हुई है, ये बल्की यूट्रस हो रहा है, वो मेन वजह उसकी है रतूबत। अब आपके सामने सवाल ये है कि इस रतूबत को आप गर्मी से, हरारत से कम करेंगे या इस रतूबत को ठंडक से कम करेंगे। 2 चीज़ें हैं, बहुत ही अहम समझने वाली हैं कि एक जगह, किसी भी जगह अगर रतूबत है, मान लीजिए आपके हाथ में या आपके हाथ में कोई कटोरी है, उसमें पानी है, तो आप उस पानी को सुखा भी सकते हैं, आप उसको गर्म कर दीजिए, इतना गर्म कर दीजिए कि वो बिल्कुल उड़ जाए भाप बन के, तो भी सूख जाएगा। और अगर आपने उसको इतना जमा दिया, इतना ठंडा कर दिया, इतना ठंडा कर दिया कि बिल्कुल बर्फ बेस हो गया, सूख गया, बिल्कुल सूख जाएगा वो भी। अगर आप उसको हाथ में लेंगे तो भी हाथ आपका गीला नहीं होगा, बिल्कुल सूखा होगा, क्योंकि उसमें ठंडक की वजह से आपने उसको सुखा दिया है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं समझने वाले। ये जिस्म के हर अज़ू पर ये उसूल अप्लाई होगा कि अगर आपको कहीं पर किसी रतूबत को कम करना है, तो उस रतूबत को आप हरारत से भी कम कर सकते हैं और उस रतूबत को आप बरूदत से भी, ठंडक से भी कम कर सकते हैं। तो ये हम जब इलाज करेंगे तो इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे। अगर कोई इंसान या कोई मरीज़ सफ़रावी मिज़ाज का है, तो वहाँ पर हम ठंडक से कोशिश करेंगे उसका इलाज करने की, और अगर कोई बलगमी मिज़ाज का इंसान है, तो वहाँ पर हम गर्म दवाओं का, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कराएँगे, ताकि जो वहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो कम हो जाए, जो बल्कि कंडीशंस नज़र आ रही है वो कम हो जाए। तो यहाँ आपने एक तरफ तो जिगर की इस्लाह की और उसके साथ में वहाँ की जो रतूबात हैं उसको निकालने के लिए, उसको खारिज करने के लिए जब मेंसेस के दौरान उसका तनकिया होगा, तो वहाँ पर कोई भी एक ऐसा सिरप ऐड कर दीजिए जो मुदिर्र बौल के साथ साथ में मुदिर्र हैज़ भी हो। तो जो मुदिर्र हैज़ दवाइयाँ होती हैं उनका हम इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो जिस तरह से मुदिर्र हैज़ दवाइयाँ उसके जो ब्लड के फ्लो को बढ़ाती हैं और उसके जितने भी सेक्रेशंस होते हैं उनको निकालती हैं, तो वहाँ पर आप बल्कि यूट्रस के अंदर भी इन दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम मेंसिज़िक सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्तूरीन कर सकते हैं, जितने भी मार्केट में इस तरह के सिरप अवेलेबल हैं जो मुदिर्र हैज़ होते हैं, आप उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से बल्कि यूट्रस का इलाज आपको समझ आया होगा। सिर्फ 2 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। नंबर 1, आपने उस जिगर की इस्लाह करनी है जिसकी वजह से ये इसका असर यूट्रस पे पड़ा। नंबर 2, बदन के अंदर अगर बुरूदत है,
ठंडक है या बलगमी मिजाज का मरीज है, तब आप उसको हरारत वाली दवाओं से, गर्म दवाओं से इस्तेमाल करेंगे और उसकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। खाने पीने पे वो तमाम उसूल जो हमने लास्ट क्लास में बयान किए थे, इसके जो अभी डिसऑर्डर्स चल रहे हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के ताल्लुक से, उसको आप ध्यान में रखते हुए कोई एक ऐसा सिरप, कोई एक ऐसी दवा इसमें ऐड कर देंगे जो मुद्दे-रहज़ भी हो, तो वहाँ पर हम मैंसिज़िक सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसका उसूल बना कि आपने एक ग्रेन्यूल दे दिया, एक अर्क दे दिया, इससे इस्लाह हो गई। देखिए, जहाँ पर हम ग्रेन्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका इफ़ेक्ट ये है कि इसके अंदर कासनी और रेवन चीनी का इस्तेमाल है। जो तहलील ग्रेन्यूल है, इसके अंदर कासनी भी होती है और रेवन चीनी होती है। तो रेवन चीनी खुद अपने आप में एक मुद्दे-रहज़ दवा है, जो मुद्दे-रहज़ दवा है, और मको, कासनी, ये जो दवाइयाँ हैं ये खुद मुद्दे-रेबॉल भी होती हैं, मुद्दे-रहज़ भी होती हैं, मुहल्लिल भी होती हैं और खफीफ मुदिर होती हैं। तो हल्का मुदिर ही इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ग्रेन्यूल के साथ में अर्क का इस्तेमाल करके और कोई भी ऐसा सिरप जो मुद्दे-रहज़ हो, उसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक उसूल आपको ये पूरा बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये तमाम दवाइयाँ वहाँ अवेलेबल हों। आपको अगर तहलील ग्रेन्यूल अवेलेबल नहीं है, तब आप कोई भी दवा उसमें शामिल कर सकते हैं जो जिगर की इस्लाह करने वाली हो। इसी तरह से मैंसिज़िक के साथ में भी ऐसा ही है, अगर ये दवा अवेलेबल नहीं हो तो दूसरी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बल्कि यूट्रस में बहुत ज़्यादा मतलब इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ इसका बेसिक ये समझना था कि बल्कि यूट्रस एक रतूबी मर्ज़ है, रतूबत की वजह से हो रहा है। जिस्म के अंदर रतूबत बढ़ेंगी तो बल्कि यूट्रस की कंडीशंस सामने आएंगी। इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को कोई पेन बहुत ज़्यादा नहीं होता, हैवीनेस की कंप्लेंट होती है, कई बार इसके अंदर ब्लीडिंग कम हो जाती है, हाइपोमेनोरिया या स्पॉटिंग की कंडीशन सामने आती है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग इसके अंदर नहीं होती। तो ये बल्कि यूट्रस में इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है और इसका इलाज बहुत ही आसान है, सिर्फ लाइफस्टाइल आप चेंज करेंगे, ये काफ़ी हद तक खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ये थी बल्कि यूट्रस की बात कि जिसका हम इलाज करते हैं। इसी से जुड़ी हुई अगर ये कंडीशन और आगे बढ़ी, बल्कि यूट्रस था उसके आगे और बढ़ेंगे तो हम एक और कंडीशन पैदा होती है जिसको हम पीसीओडी के नाम से जानते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एक पूरा सिंड्रोम होता है, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज वो कंडीशन है जिसके अंदर ओवरी के अंदर छोटी-छोटी कई सारी सिस्ट बन जाती हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज इसका नाम ही इसलिए है। उसमें फॉलिकल्स बनते हैं, फॉलिकल्स रप्चर होते हैं और वो सिस्ट की शक्ल में वहीं एग्जिस्ट करते रहते हैं। ऐसी ये कंडीशन उन बच्चों के अंदर, उन बच्चियों के अंदर ज़्यादा होती है जिनका लाइफ़स्टाइल बहुत ही गड़बड़ होता है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि लाइफ़स्टाइल अगर आपका ठीक नहीं है, किसी भी मरीज़ का लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, तो उससे जिस्म के अंदर जो बरूदत और रतूबत बढ़ती है, उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बीमारियाँ आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ उन तमाम इस जो लड़कियां हैं या फीमेल्स हैं उनको ज़्यादा होता है, जो अपने खाने-पीने पर और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती, उस वजह से उनके अंदर ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। अब दिक्कत ये होती है कि मरीज़ को या उसके घरवालों को तब तक कोई दिक्कत नहीं होती, मरीज़ उसके घरवालों को उसके मोटापे से कोई परेशानी नहीं होती, उसके जिस्म फैटी है, मोटा हो रहा है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब भी मेंसेस में कोई इश्यू आता है, कोई हाइपोमेनोरिया या स्पॉटिंग, इस तरह की जो भी कंडीशंस जब भी सामने आती हैं, तब फ़ौरन घरवाले भी या वो मरीज़ अभी खुद ब खुद जाके कंप्लेंट करती हैं, डॉक्टर के पास पहुँचती हैं, तभी पहुँचती हैं। उससे पहले इतनी लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी होती है, तकरीबन कई साल पहले ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ डेवलप हो चुकी होती है, लेकिन मरीज़ हमारे पास कब आता है? जब वो हाइपोमेनोरिया में या स्पॉटिंग होने लगती है, तब जाके ये एक लंबा प्रोसेस है, ये कई साल तक चल रहा होता है, लेकिन हमारे पास मरीज़ बहुत लेट पहुँचता है। इससे पहले जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा रतूबत बढ़ चुकी होती है, उससे पहले जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा बरूदत हो चुकी होती है। ये एक लंबा प्रोसेस था जो एक
हमारे सामने आता है। अगर हम किसी भी पर्सन को, किसी भी पेशेंट को या किसी भी मरीज़ा को हम देखें, किसी भी इस तरह की जो 15 साल, 13-14, हालाँकि आजकल तो 12-13 साल के बच्चों के अंदर पीसीओडी की कंडीशन देखने को मिल जाती है, क्योंकि अर्ली कंडीशन देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर पीसीओडी के लिए आपको ज़हन में ये रखना है कि कोई भी ऐसी हिस्ट्री लेकर हमारे पास आता है, अगर हिस्ट्री भी ना लेके अगर हम किसी को देख भी लें जिसका वेट ज़्यादा हो, ओवरवेट हो, वहाँ पर हम उसको देखकर काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर, जिस्म के अंदर रतूबत ज़्यादा है, जिस्म के अंदर बरूदत ज़्यादा है, इसलिए इसके अंदर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ वाली कंडीशंस देखने को मिलें। हालाँकि ऐसी चीज़ें देखने में आई हैं कि जो सोनोलॉजिस्ट होते हैं, सोनोग्राफी के अंदर जितने भी पीसीओडी के केसेस आते हैं दिखने में, वो बहुत पूरी तरह से ठीक नहीं होते। इसके अंदर सोनोलॉजिस्ट का भी एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। बस वो थोड़ा-सा उसके अंदर अगर कोई चीज़ उनको इर्रेगुलर नज़र आई तो उन्होंने उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ डिक्लेयर कर देते हैं वो। हालाँकि कई बार पीसीओडी रिपोर्ट में शो होता है, लेकिन मरीज़ को उसकी कोई कंप्लेंट नहीं होती। मरीज़ को उससे रिलेटेड में कोई भी कंप्लेंट सामने नहीं आती। अगर कोई मरीज़ सफरावी है, बिल्कुल पतला-दुबला है, तो वहाँ पर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत रेयर केस में होती है। लेकिन जो बलगमी मिजाज के हैं, फैटी हैं, उनके अंदर पीसीओडी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वो जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर की स्लाइड हमने स्टार्टिंग में बताई थी, वो तमाम की तमाम चीज़ें हर बीमारी में जितनी भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं, वो सब की सब हर जगह फिट होंगी और यहाँ पर भी वो फिट हो जाएगी। अब इसमें जो कंप्लेंट्स होती हैं अमूमन हाइपोमेनोरिया की, कुछ-कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर हैवी ब्लड फ्लो की हिस्ट्री मिल जाती है, तो ऐसे केसेस भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर हमें अपने हिसाब से कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को थोड़ा-सा चेंज करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हल्का-सा चेंज कर सकते हैं, वो मैं अभी बताऊँगा आपको कि किस तरह से आप उसको आगे-पीछे कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। पीसीओडी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि अभी जो एक ही दिन में या एक ही महीने में हो गई हो। एक लंबा प्रोसेस होता है इसका, लंबे टाइम तक जिस्म उससे जूझता रहता है, लंबे टाइम तक जिस्म उस तबीयत उससे लड़ती रहती है। लेकिन जब हम तबीयत का साथ नहीं देते और अपनी उसी रविश पर कायम रहते हैं, वही हमारा खाना-पीना, वही हमारा सोना-जागना, उसी चीज़ पर हम चलते रहते हैं, तो तबीयत भी उसी की आदी हो जाती है और जिस्म के अंदर रतूबत और बरूदत बढ़ती चली जाती है और उससे एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ के नाम से एक बीमारी सामने आती है। अगर आपने पुरानी किताबों को खोल के देखा हो, पुरानी किताबें पढ़ी हो, तो वहाँ पर पीसीओडी के नाम से कोई बीमारी हमारी ना तो यूनानी के बहुत पुराने लिटरेचर में मिलती है, ना ही पुरानी किताबों में पीसीओडी का नाम ज़िक्र है। ये तब पता लगा जब पीसीओडी को हमने सोनोग्राफी की सोनोग्राफी की मदद से हमने देखना शुरू किया कि ओवरी के अंदर क्या-क्या चेंजेस आ रही हैं, ओवरी में क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, कितनी उसके अंदर सिस्ट बन रही हैं। जब ये आया तब हमें पता लगा कि हाँ, ओवरी के अंदर कुछ सिस्टिक चेंजेस आ रही हैं, सिस्ट बन रही हैं। लेकिन इससे पहले जितनी भी अलामात हमारे सामने आती हैं, चाहे वो हाइपोमेनोरिया की हों, चाहे वो पॉलीमेनोरिया वाली हों या वो ओबेसिटी की हों, इस तरह की अलामात पहले से ही देखने को मिलती आई हैं और यूनानी के अंदर भी इसका ज़िक्र पहले से मौजूद है कि जहाँ पर पूरी तरह से जो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है या हाइपोमेनोरिया हो, तो इस तरह की जो अलामात हैं, उन अलामात के तर्ज पर हम उसका इलाज या उसूल इलाज बनाते हैं। तो यहाँ पे पीसीओडी क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं था, आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे हमारे पास टूल्स आते चले जा रहे हैं, वैसे-वैसे हम इसका डायग्नोसिस बनाते हुए चले जा रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी को पढ़ने का बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आपको डायग्नोसिस सिर्फ क्लिनिकल फीचर्स और सोनोग्राफी से हो जाती है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी वजह उसकी भी बनती है कि इससे स्टेरिलिटी की कंडीशन पैदा होती है। मतलब स्टेरिलिटी हो जाती है, बच्चे की जो पैदाइश है वो नहीं हो पाती, कंसेप्शन नहीं हो पाता, ये सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती हैं। तो इनफर्टिलिटी के केसेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो पीसीओडी के केसेस में इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है।
और इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए आप सोनोग्राफी कराते हैं और उसके बाद में आप उसका इलाज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें मॉडर्न के अंदर बहुत ज़्यादा कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर मॉडर्न में है सिर्फ हार्मोनल थेरेपी है। अगर आपने किसी को भी हार्मोनल थेरेपी एक बार स्टार्ट की तो उससे जिस्म के अंदर बहुत बड़े जो नुकसानात होते हैं, बहुत बड़े जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हार्ट के साथ में होते हैं और हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक ऐसे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि इन हार्मोन्स का डायरेक्ट इफेक्ट ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है और इन्हीं दवाइयों से हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। तो इन दवाओं के जो हार्मोनल प्रिपरेशंस हैं उनके अपने नुकसानात भी हैं, जहाँ हम कुछ हद तक उसको पीसीओडी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जब आपने हार्मोन छोड़े तो वापस वहीं का वहीं पहुँच जाता है वो और ये कंडीशन वापस रिवर्स हो जाती है। अगर हम यूनानी का उसूल इलाज बनाएँ तो वहाँ पर वहीं वापस जाइएगा कि जहाँ पर हमने पहली स्लाइड को स्टार्ट किया था, वहाँ आपको खाना-पीना, सोना, जागना जो असबाब सित्ता ज़रूरिया पर पूरी बहस हुई थी, उन तमाम चीज़ों को खाने-पीने को यहाँ पर लाके कॉपी पेस्ट कर दीजिए। वो तमाम चीज़ें इनको समझा दीजिए, कैसे सोना है आपको, कब सोना है, कब खाना है, क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है और जिगर की इस्लाह के लिए आप जो एक दवा देंगे इसके अंदर ये तहलील अर्क, तहलील ग्रेन्यूल आप जिगर की इस्लाह को यहाँ भी ज़हन में रखेंगे। अब चूँकि पीसीओडी का केस है, ओवरी के अंदर कुछ जो भी सिस्ट बनी हैं, तो इसलिए वहाँ पर ओवरी और यूट्रस के एरिया में जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उन दवाओं को हम मख़सूस तौर पर इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे और पीसीओएस क्योर के नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं ग्रेन्यूल। आप इसको 1-1 चम्मच सुबह-शाम या 3-3 ग्राम सुबह-शाम पीसीओडी के केसेज़ में या पीसीओएस के केसेज़ में दे सकते हैं। जिस वक़्त मेंसेस स्टार्ट होने वाले हों क्योंकि इस जगह के जितने भी रतूबात हैं, जितने भी फ़ुज़लात हैं, वो मेंसेस के ज़रिए से बाहर निकलेंगे। देखिए, जिस जगह के फ़ुज़लात हमें निकालने हैं, उसका जो नॉर्मल जगह है, नॉर्मल जो शॉर्टेस्ट रूट है, वहाँ से हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हमने उस फ़ुज़ले को या उस जगह के जो भी ख़िलात जमा हैं, अगर हमने उसको किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरे रूट से निकालने की कोशिश की, तो एक बहुत लंबा रूट होगा और उससे नुकसान भी ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको नाक या साइनस के जो भी सिक्रीशंस हैं या फ्रंटल साइनस हो, चाहे वो मैक्सिलरी साइनस हो, अगर साइनस के अंदर रतूबात का इज्तमा है, वहाँ पर कंजेशन है, अगर आप उसको छींकों के ज़रिए से, नाक के ज़रिए से निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। हाँ, अगर आप उस जगह के बलगम को या उस जगह पर जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, उनके कंजेशन को या उसके मादे को आप यूरिन के रास्ते या उस मादे को आप मोशन या लैट्रिन के रास्ते निकालना चाहें, तो वहाँ पर आपको कभी किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा दर्जा 3 की या 4 की इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप वहाँ उसका इफ़ेक्ट ले सकते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट रूट हो, जो उस जगह का बहुत पास का रूट हो, उस फ़ुज़लात को निकालने के लिए कुदरत ने जो बनाया है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैदे में कोई फ़ुज़ला है, तो आप उसको उल्टी कराइए, उल्टी से निकाल दीजिए। अगर आप उसको लैट्रिन के रास्ते निकालना चाहेंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा कवी दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालाँकि मैदे का जो भी मादा है, वो आप उल्टी से भी निकाल सकते हैं और उसको आप लैट्रिन के रास्ते से भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको यूट्रस का या ओवरी का इस जगह के जो भी मादे हैं, उनका इखराज करना है, तो हम 2 तरह से कर सकते हैं, या तो हम मुदिर्र बौल दवाओं का इस्तेमाल करें या मुदिर्र हैज़ दवाओं का इस्तेमाल करें। और यूनानी की ब्यूटी ये है कि जो दवाइयाँ मुदिर्र बौल होती हैं, वो मुदिर्र हैज़ भी होती हैं। इसलिए ऐसी दवाओं का इस्तेमाल हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, जो मुदिर्र हैज़ हों। तो यहाँ पर हम पीसीओएस क्योर या पीसीओडी के लिए जो ग्रेन्यूल जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए सिर्फ महीने के उन दिनों के अंदर जिस वक़्त मेंसेस स्टार्ट होने वाले हों, उसमें 1 दिन या 2 दिन पहले हम मेंसेसिक सिरप को ऐड करेंगे मरीज़ को और जब उसके ब्लीडिंग बंद हो जाए, तो हम इस सिरप को बंद कर देते हैं। इस सिरप को कंटीन्यूअस देने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ उसी
पीरियड के दौरान ही उसका इस्तेमाल करेंगे, जिस टाइम हमें वहाँ पर तनक़िया करना है या वहाँ की जो भी ब्लीडिंग अगर उसको कम होती है तो इससे पूरी खुलकर हो जाती है, फ्लो उसका ठीक होगा, मवाद और फ़ज़लात वहाँ से निकलेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है और आहिस्ता-आहिस्ता उज़्व या यूट्रस या ओवरी अपना काम नॉर्मल करने शुरू कर देती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ पर कपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपिंग भी एक थेरेपी है जो पीसीओडी में कारगर साबित होती है, अपने यहाँ हॉस्पिटल में भी की जाती है। तो पीसीओडी के केसेस में आप ये काम भी कर सकते हैं। दूसरा काम पीसीओडी के केसेस में हम आबज़न भी करा सकते हैं, उसके भी अच्छे इफ़ेक्ट सामने आते हैं। तो आबज़न भी करा सकते हैं आप, उसमें हिजामा भी कर सकते हैं, लेकिन खाने की दवाइयों का उसूल तो यही रहेगा। अब इस उसूल पर आप यूनानी की जो भी दवा इस्तेमाल करेंगे, वो सब यहाँ पर फिट हो जाएँगी। हाँ, एक चीज़ का ज़हन में ज़रूर ध्यान रखना है कि जो यूट्रस को या हमारे रहम को बहुत ज़्यादा कवी करने वाली दवाइयाँ होती हैं, उनका इस्तेमाल हम मिज़ाज के अकॉर्डिंग करते हैं, मिज़ाज को देखकर करते हैं। क्योंकि दवा का मिज़ाज अगर ठंडा होगा और पीसीओडी खुद एक सर्द और रतूबत वाली बीमारी है, क्योंकि हरारत वालों को ये कम होती है, जिस्म के अंदर अगर बरूदत और रतूबत है, तो ही पीसीओडी के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम ठंडी दवाओं का या ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मरीज़ को रोकेंगे, बचाएँगे उससे और फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएँगे उसकी। इस तरह से हम पीसीओडी को काफ़ी हद तक बहुत ही कम वक़्त में तकरीबन 2 से 3 महीने में हम इसको ठीक कर सकते हैं और वापस मरीज़ के जो मेंसेस हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं और उसकी लाइफ़ जो है वो नॉर्मल पे आ जाती है। तो पीसीओडी के केसेस को हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हर जगह जितने भी मैंने अभी तक लाइफ़स्टाइल वाले नाम बताए हैं आपको, वहाँ पर पैदल चलना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। अगर आपने मरीज़ को इन तमाम जितने भी मर्ज़ हमने अभी डिस्कस किए हैं, उसमें अगर आपने मरीज़ को पैदल नहीं चलाया, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को नहीं बढ़ाया, तो मान कर चलिए कि जितनी भी दवा कितनी भी अच्छी दवा हो, कितनी भी आप उसको ज़ाफ़रान घोल के दे दें, कितनी भी दवाइयों को आप उसको इस्तेमाल करा दें, तो वहाँ पर आपको इफ़ेक्ट सामने नज़र नहीं आएगा। हम ये सोच के चलें सिर्फ़ दवाएँ खाते रहें और उससे ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए आपको खाने में परहेज़ और साथ-साथ उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इन चीज़ों को बताते हुए फिर साथ में दवाइयाँ देनी हैं, ताकि आपकी दवाओं का इफ़ेक्ट अच्छे से आ सके। तो यहाँ पर सिंपल सा एक फंडामेंटल आपने ये समझा कि जब भी हम पीसीओडी का कोई भी केस हो, तो हम वहाँ पर जिगर की इस्लाह करेंगे। नंबर 2, ओवरी और यूट्रस पर असर करने वाली दवाइयाँ, उसके मिज़ाज को एतदाल पर लाने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे। वो तमाम दवाइयाँ पीसीओएस क्योर के अंदर अवेलेबल हैं, या अगर ये नहीं मिलता तो हम ऐसी दवाओं को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मिज़ाजन गर्म होती हैं और लिवर पर और इस पर क्या नाम है, यूट्रस पर काम कर सकती हैं। जैसे माजून दबिदुल वर्द, माजून दबिदुल वर्द या माजून सुहाग सोंठ, ये भी यहाँ पर इसी जगह पर एक्शन करती हैं। माजून सुहाग सोंठ भी इस्तेमाल की जा सकती है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर हम माजून सुपारी पाक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो मिज़ाजन थोड़ी काबिज़ है और ठंडी है। हाँ, अगर कहीं ऐसा लगे कि सफ़रावी मिज़ाज का इंसान है और सफ़रावी मिज़ाज के इंसान को अगर पीसीओडी का केस हमें देखने को मिलता है, तब हम वहाँ पर माजून सुपारी पाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया कि कहीं पर तो हम रतूबात को ठंड से सुखाते हैं, कम करते हैं, और कहीं-कहीं हम रतूबत को हरारत से कम करते हैं। तो इसलिए जहाँ पर बलगमी मिज़ाज का इंसान हो, वहाँ हम हरारत दें, और जहाँ पर बलगमी मिज़ाज का इंसान नहीं है, सफ़रावी मिज़ाज का है, वहाँ हम बरूदत से उसका काम करेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम केसेस ही ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो बहुत ज़्यादा सफ़रावी मिज़ाज का हो और उसके अंदर पीसीओडी की कोई कंप्लेंट आए। यहाँ एक चीज़ और ज़हन में रखनी है जो बहुत ही अहम है, कुछ जगहों पर पीसीओडी के केसेस में जहाँ हाइपोमेनोरिया होता है या स्पॉटिंग होती है, वहीं कुछ केसेस में हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि उनकी मेंस्ट्रुअल फ्लो बढ़ा हुआ हो। वहाँ पर मेंसेस उनका टाइम से तो आता है, लेकिन फ्लूइड मतलब उसमें ज़्यादा आता है। कई बार
मेनोरेजिया या मेनोरेजिया की कंडीशन सामने आती हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि जिस जगह पर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो वहाँ पर आप मुदिर्र हैज़ सिरप इस्तेमाल नहीं कराएंगे। इस चीज़ को बहुत ही गौर से ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि वो तमाम दवाइयाँ जो मुदिर्र हैज़ होती हैं, सिक्रीशंस को बढ़ाने वाली होती हैं या हैज़ को ज़्यादा करने वाली होती हैं, उन तमाम दवाओं का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर नहीं किया जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही फ्लो बढ़ा हुआ हो। अगर फ्लो पहले से बढ़ा है, आपने और उसको मुदिर्र हैज़ दवा का इस्तेमाल करा दिया तो और ज़्यादा कंडीशन खराब होगी, ब्लीडिंग और ज़्यादा होगी। ये गलती बहुत ज़्यादा की जाती है प्रैक्टिस के अंदर कि अगर ये सोचकर हम इन सिरप का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जो जितने भी सिरप मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अगर गौर करें, चाहे वो मस्तूरीन हो, चाहे वो मैंसिसिक हो या जितनी भी दवाइयाँ क्या नाम है यूट्राइन टॉनिक के तौर पर मार्केट में अवेलेबल हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि सब यूट्राइन टॉनिक है, यूट्राइन टॉनिक है, मतलब यूट्रस के लिए कोई ऐसा टॉनिक तो है नहीं कि सब आपने कोई टॉनिक पी लिया और वो बहुत ही मजबूत हो गया, बहुत अच्छा तगड़ा हो गया। ये टॉनिक मकसूद नहीं है। आप अगर उनको देखेंगे, उनके अंदर जितनी भी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो तमाम दवाइयाँ या तो मुहल्लिल होती हैं या मुदिर्र हैज़ होती हैं। आप मस्तूरीन को उठा के देखेंगे, वहां भी पूरा कॉम्बिनेशन आपको वही मिलेगा। तो ये सोचकर कि ये यूट्राइन टॉनिक है, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे मेंस्ट्रुअल फ्लो बढ़ जाता है, तो ये बहुत बड़ी हमारी तरफ से भूल होती है, गलती होती है कि ये तमाम दवाइयाँ, ये तमाम सिरप अपने आप में मेंस्ट्रुअल फ्लो को बढ़ाने वाले होते हैं और पहले ही से मरीज का मेंस्ट्रुअल फ्लो बढ़ा हुआ है, तो अगर आपने यहाँ फिर से वही वाली दवाइयाँ इस्तेमाल की तो और ज्यादा नुकसान होगा और ज्यादा वहाँ मेंस्ट्रुअल फ्लो बढ़ सकता है। इसलिए ये ऐसी गलती ना हो, उसको जहन में रखें कि फ्लो को पहले आप ध्यान में रखें। अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो बढ़ा है तो आप कोई भी ऐसी मुदिर्र हैज़ दवा, चाहे वो यूट्राइन टॉनिक के तौर पर हो, यूट्राइन टॉनिक के नाम से हमने दी हो उसको, अगर ऐसा है तब हम उसको ध्यान में रखेंगे। तो वहाँ ऐसी दवाओं का इस्तेमाल नहीं कराना है जो यूट्राइन टॉनिक के नाम पर तो हो, लेकिन उसके अंदर वो तमाम दवाइयाँ शामिल हो जो मुदिर्र हैज़ होती हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही अहम है, क्योंकि ये गलती बहुत ज़्यादा होती है कि अगर पहले से ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है, आपने ये सोचकर कि ये तो यूट्राइन टॉनिक है, हम इसको ऐड कर देते हैं, यूट्रस थोड़ा मजबूत हो जाएगा, तो वहाँ ये गलती नहीं होगी। ये अगर आपने ये दे दिया तो ये मरीज को नुकसान करेगा, तो वहां पर इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मार्केट में जितने भी यूट्राइन टॉनिक के नाम से सिरप अवेलेबल हैं, वो सब के सब मुदिर्र हैज़ होते हैं। ऐसा उसमें कोई भी नहीं होगा कि वो मुदिर्र हैज़ ना हो, क्योंकि वो तमाम दवाइयाँ उसके अंदर शामिल होती हैं जो मुदिर्र बॉल और मुदिर्र हैज़ होती हैं। तो उम्मीद है कि पीसीओडी का जो मैनेजमेंट है वो समझ आ गया होगा। इससे पहले खाना पीना, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, ये सब आप उसको बताएंगे, जिगर की इस्लाह के बारे में बताएंगे, और एक दवा कोई भी जो उसके उसके मिजाज को, यूट्रस के और ओवरी के मिजाज को ठीक करने वाली हो, उस दवा का इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। माजून सुहाग सोंड इसके अंदर ऐड की जा सकती है, और जवारिश जंजबील भी हम इसके अंदर दे सकते हैं अगर ये पीसीओएस की और किसी को अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी एक दवा को न इस्तेमाल करके मल्टीपल दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पहले एक महीना किसी को पीसीओएस की ओर दिया, अगले महीने आप उसको चेंज करके माजून सुहाग सोंड, जवारिश जंजबील, इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। किसी को मैंसिसिक सिरप दिया आपने, किसी को मस्तूरीन दिया, इस तरह से हम दवाओं के सिलेक्शन को भी अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन उसूल आपको याद होना चाहिए, अगर किसी का फ्लो बढ़ा है तो इसका मतलब वहां पर आपको फ्लो बढ़ाने वाली और दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्लो का या मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ये सब कंडीशंस आगे फिर से भी आएंगी कि जहां पर हम इन दवाओं, कौन सी दवाओं का वहां इस्तेमाल करें। जो एक उसूल फिर से यहाँ पर भी जहन में रखिए, वो सब जगह काम आएगा। अगर कोई भी चीज फ्लो होने वाली है, कोई भी चीज बह रही है,
जिस्म के अंदर कोई भी चीज रतूबत हो, कोई भी जगह से, चाहे वो रतूबत नाक से बह रही हो या वो रतूबत कान से बह रही हो, जहां पर भी फ्लो का वर्ड आता है, फ्लो बढ़ा हो, इसका मतलब वहां पर ज्यादातर वो फ्लो हरारत की वजह से होता है। अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो बढ़ा तो वो भी कहीं ना कहीं हरारत होती है, हरारत की वजह से बढ़ता है, तो इसलिए उसको मकामी तौर से या टेम्परेरी तौर से हमें रोकना होता है। तो उसको रोकने के लिए हम कुछ ठंडी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वहां जरूरत हो, और अगर जरूरत नहीं है तो फिर कई बार ऐसा होगा कि आपने ठंडी दवाओं से उसको फ्लो को तो रोका, लेकिन उसकी जो ठंड की वजह से दूसरे मर्ज पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो अलग होगा। तो जरूरत के मुताबिक जिस चीज की जरूरत हो उस चीज को वहां पर हम कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्लो बहुत ज्यादा है, अगर आपको वहां ठंडी दवाएं देने का जरूरत पड़े, ताकि ऐसा ना हो कि फ्लो बहुत ज्यादा हो जाए, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाए, मरीज एनीमिया में और उसकी कुव्वत कमजोर हो जाए, तब आप वहां पर ठंडी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि पीसीओडी का रेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो तो चलता ही रहेगा। फ्लो वाले जो डेज हैं वो 3 से लेके 5 दिन होते हैं, तो इन 4-5 दिन को आप इसको मैनेज करके और बाकी दवाइयां पूरे महीने कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये पीसीओडी का ट्रीटमेंट होगा कि किस तरह से आपको बल्कि यूट्रस और पीसीओडी को मैनेज करना है। तो इन दो चीजों के अंदर अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का, कि जो हमने अभी बात की है, चाहे वो बल्कि यूट्रस हो, ये तो डायबिटीज तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, बल्कि यूट्रस और पीसीओडी के जो भी केसेस होते हैं उनको आपको कैसे मैनेज करना है, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं, इसमें कोई सवाल हो तो हम उसको डिस्कस कर लें, नहीं तो हम अगली डिसीज की तरफ आगे बढ़ें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो हम इसको यहाँ रोक के डिस्कशन करें, अदरवाइज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट बीमारी के ऊपर, जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में ही है और बहुत अहम है, वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को आप यूनानी दवाओं से कैसे मैनेज करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हम अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। जी, आवाज आ रही है मेरी? एक क्वेश्चन आया है इसके अंदर के पीसीओएस ग्रेन्यूल कितने वक्त के लिए दिया जाएगा। जी, देखिए पीसीओएस जो ग्रेन्यूल है वो आप उन्हीं दिनों के अंदर इस्तेमाल करेंगे जब पीरियड्स नहीं होते हैं। मान लीजिए आपने जब उस दवा को शुरू किया, जैसे ही मेंसेस स्टार्ट हो, उसका तरीका क्या होगा, जैसे ही मेंसेस स्टार्ट हो तो आप ग्रेन्यूल को बंद कर दीजिए और सिरप को स्टार्ट कर दीजिए, मेंसेजिक सिरप। क्योंकि मेंसेजिक सिरप आपको पूरे महीने नहीं पिलाना है। पूरे महीने आपको क्या खिलाना है, जैसे मेंसेस बंद हुए, आपने पीसीओएस ग्रेन्यूल स्टार्ट किया, जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होने का टाइम आया, एक दिन पहले या 2 दिन पहले, जैसे ही डेट का महिलाओं को डेट का आइडिया होता है, तो आप उससे उनसे पूछ के कि किस डेट में होगा, तो 1 दिन या 2 दिन पहले हम क्या करेंगे, उस उनको मेंसेजिक सिरप स्टार्ट कर देंगे। तो पीसीओएस ग्रेन्यूल को आप बंद कर दीजिए और सिरप स्टार्ट कर दीजिए। 3 दिन 4 दिन जो पीरियड्स के दिन होते हैं उन दिनों के अंदर सिरप चलने दीजिए, और उसके बाद में सिरप को बंद करके फिर वापस हम ग्रेन्यूल के ऊपर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर एक चीज और जहन में ध्यान में देने वाली है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, कई बार क्या होता है कि पहले 2 दिन या 3 दिन ब्लीडिंग ज्यादा होती है, हैवी फ्लो होता है, उसके बाद में कम हो जाता है। तो ऐसे केसेस जिनको ऑलरेडी हैवी फ्लो रहेगा 3 दिन, तब वहां पर भी आपको मेंसेजिक सिरप या कोई भी मस्तूरीन या कोई भी इस तरह का सिरप देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पहले से फ्लो ठीक है, तो वहां पर आपको किसी भी दवा देने के बाद में बहुत ज्यादा फ्लो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पहले 3 दिन फ्लो कम रहता है तब हम अपना सिरप ऐड करें और फ्लो को बढ़ाने की जो भी
एहतबास हो रहा है रतूबत का, वो हम उसको निकालने का या उसका तनकिया करने की जितनी ज़रूरत है, हम उसके हिसाब से तनकिया करें। ऐसा ना हो कि हैवी ब्लीडिंग 5 दिन 7 दिन तक कंटिन्यू चलती रहे और हमारा सिरप भी साथ साथ चलता रहे। इस चीज़ को थोड़ा सा मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। हमने मरीज को बता तो दिया कि साहब ये सिरप है, आप पीते रहना इसको, लेकिन उससे होगा क्या, मरीज आके कंप्लेन करेगी, डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई है और बहुत ज़्यादा चक्कर भी आ रहे हैं, मतलब पेशेंट जो है वो एनीमिया में जा सकती है। इतना ज़्यादा हैवी फ्लो वो किसी भी दवा से हो सकता है। अगर आपने मस्तूरीन भी दी जिसको पहले से फ्लो आ रहा था ठीक, आपने उसको और ज़्यादा ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जो मुदिर हैज़ होती हैं, जो वहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, हमने उसका इस्तेमाल कर लिया। तो जितनी भी दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल होंगी उनके अंदर इस चीज़ का आपको बहुत ख़ास ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपको फ्लो बढ़ाना है वहाँ आप इस्तेमाल करिए, और अगर 3 दिन के अंदर फ्लो बढ़ जाता है और अगर आपको लग रहा है कि अब ज़रूरत नहीं है, तो 3 ही दिन में हम इस सिरप को बंद कर देंगे। देखिए, जो भी इस तरह के सिरप इस्तेमाल होते हैं, जो चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, वो तमाम मुद्दे हैज़ हैं और हैज़ का एक मखसूस पीरियड है कि उन्हीं दिन के अंदर हैज़ होगा। अगर आप उसको पूरे महीने इस्तेमाल करेंगे, तो पूरे महीने हैज़ नहीं आएगा, क्योंकि उसका तो एक साइकिल है, एक पीरियड है कि जब उसका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन की पूरी साइकिल है, किस तरह से कब बढ़ेगा, कब कम होगा, कौन से दिन प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो पूरा साइकिल है उसका मेंस्ट्रुएशन का, वो आपने पढ़ा है, आपको पता है। तो अगर आपने उस पूरे पीरियड के अंदर मस्तूरीन कंटिन्यू महीने पूरे महीने पिलाया, लेकिन पीरियड आने के टाइम पर अगर लग रहा है कि हैवी फ्लो होने का अंदेशा है, तो हम वहां पर उस वक्त उसको बंद कर सकते हैं। या अगर हमें लग रहा है सिर्फ मेंसेस के दौरान हमें पिलाना है, तो पूरे महीने उसको पिलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मुदिर हैज दवा थी और मुदिर हैज दवा तो सिर्फ तभी इस्तेमाल होगी जब हैज का वक्त आएगा। उसका पूरे महीने पिलाने से कुछ बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलना नहीं है, क्योंकि पहले से ही जो फ्लो है वो उन मखसूस दिन में आएगा। तो ऐसी दवाओं का इस्तेमाल हम तभी करें जब 2 दिन या 3 दिन मेंसेस आने का टाइम हो, उससे 2-3 दिन पहले स्टार्ट करें और उसका 2-3 दिन बाद तक इस्तेमाल करके उसको बंद कर दें, क्योंकि उसका तो खास पीरियड है जिसके अंदर फ्लो को बढ़ना है। पूरे महीने अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। तो ये पीसीओएस ग्रेन्यूल का तरीका मैंने आपको बताया कि ये ग्रेन्यूल आप जैसे ही पीरियड्स बंद हो जाते हैं, आप इसको कंटिन्यू खिलाइए, जैसे पीरियड आने का टाइम हो आप उसको 1 दिन या 2 दिन पहले बंद कर दें और फिर आप सिरप स्टार्ट कर दें। अगर फ्लो कम है, स्पॉटिंग होती है या हाइपोमेनोरिया में मरीज़ा है, तो फिर हम उस सिरप को चलने देंगे। 2 दिन 3 दिन के बाद में उसको अगर चाहें फिर मरीज को बता दें कि 3 दिन तक अच्छी ब्लीडिंग होती है, तो आप उसको 3 दिन के बाद में सिरप को भी बंद कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि उसके कंटिन्यूस इस्तेमाल करने से फ्लो ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर ये मकसद नहीं है कि फ्लो बढ़ाकर हम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कराना मकसद हो। अगर नॉर्मल फ्लो जितना होना चाहिए अगर उतना हो रहा है, तो हमें अलग से कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ग्रेन्यूल को हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, कोई और क्वेश्चन इसके ताल्लुक से? जी, अगला क्वेश्चन है कि डेयरी प्रोडक्ट्स बी हार्मफुल। देखिए, डेयरी प्रोडक्ट्स वो जो आप जो दूध से ऐसे दूध से बने हों जो दूध असली है, दूध जो असली दूध से बने हों उनका इस्तेमाल कुछ खास मिकदार में किया जा सकता है। हालांकि दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं आज की तारीख में सब एडल्ट्रेटेड हैं। कोई भी चीज़ आपको मिल्क प्रोडक्ट्स में ऐसी नहीं मिलेगी जो बहुत ही ओरिजिनल हो। इसलिए मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमारे हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा करते हैं, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स में कई चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं उसमें एक तो मीठा है और जितने भी इसमें ऑयली आइटम होते हैं, जो मीठा खुद हमें नुकसान कर रहा होता है, पनीर है, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें जो डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं। रतूबत बढ़ी हुई है और मिल्क प्रोडक्ट्स जिसम के अंदर रतूबत को बढ़ाने का काम करेंगे। अगर
इस तरह का दूध है जो बहुत ही अच्छा सामने प्रोडक्ट आवाज हैं नहीं तो आती। उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हेलो। तो यस सर, अब मिल्क आ रही प्रोडक्ट्स है। का अभी आ रही है आवाज? यस सर। जी। तो मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ऐसे लोगों को, अगर वो बीमार है तो उनका तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मीठे से अवॉइड, मीठा भी अवॉइड करना है और मिल्क प्रोडक्ट भी इनको अवॉइड करना है। इनको एक और अच्छी चीज़ है, अगर हम फास्टिंग पर इनको लेकर आ जाएं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। चाहे वो जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं, अगर हम मरीज को कहें कि एक दिन, हफ्ते में एक दिन या 2 दिन वो फास्ट में रहे, या फिर अगर वो इंटरमिटेंट फास्ट ही करे तो भी चलेगा। इंटर वो फास्टिंग का मतलब ये है कि एक आपने सुबह एक ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद में रात को डिनर खाया। दिन में आप ऐसी चीजें जो गेहूं या आटे की बनी हो उसका इस्तेमाल ना करें। उसमें हम फ्रूट्स का इस्तेमाल मरीज को करा सकते हैं, वेजिटेबल्स खिला सकते हैं ऐसे ही। तो वहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम करेंगे तो उससे भी बड़े अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। ऐसे लोगों में वेट भी कम हो जाता है उनका, और जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनमें सब में इफेक्ट आता है। वजह उसकी ये है कि अगर आपने सुबह उसको कोई चीज़ खिलाई और दिन भर उसमें ऐसी कोई चीज़ खाने को नहीं दी, तो जिस्म के अंदर जो रतूबत थी वो दिन भर काम करने से, एक्टिविटी करने से रतूबत तहलील होती रहती है, और जिस्म के चाहे वो किसी भी उज़्व के अंदर हो। जैसे मैंने अभी बल्कि यूट्रस की बात की थी, तो बल्कि यूट्रस में भी अगर मरीज सुबह से लेकर शाम तक बार बार खाना ना खाए, रतूबात जो है वो जिस्म में कम रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता तहलील होती चली जाएगी, हरारत बढ़ेगी और उससे जिस्म के अंदर रतूबात कम होती चली जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो हम खाने में मीठा या कार्बोहाइड्रेट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को हम यहाँ पर इन तमाम मरीजों के अंदर अवॉइड करेंगे। प्रोटीन डाइट हम इनकी दे सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से इनको बचा के रखना है, नहीं तो इनकी ये वाली प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के बढ़ने से फौरन बॉडी के अंदर फैट बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करेंगे, इंसुलिन उसको फैट में कन्वर्ट करता रहेगा, और नतीजा ये होगा कि फैट बढ़ता चला जाएगा। फैट बढ़ना जिस्म के अंदर रतूबत का बढ़ना है। हमारे तिब्बे यूनानी अगर जिस्म के अंदर फैट बढ़ रही है तो हम यूनानी नुक्ता नज़र से ये कहते हैं कि जिस्म के अंदर रतूबत बढ़ रही है। रतूबत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पानी भर गया जिस्म में, या हमारा ब्लड का जो फ्लो था 5 लीटर से वो 10 लीटर हो गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी भर गया अंदर रतूबत। अगर जिस्म के अंदर चर्बी भी बढ़ी है तो हम यूनानी की नज़र से उसको रतूबत ही कहेंगे, क्योंकि इसका मिजाज भी रतब है। तो कोई भी रतब चीज जिस्म के अंदर बढ़ती है तो वो रतूबत ही कहलाएगी। इसलिए मिल्क प्रोडक्ट्स इन लोगों को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जी, कोई और सवाल इसके ताल्लुक से? जो बेसिक चीज़ें थी जो मैंने इसके अंदर, क्या नाम है, मेंसेस के ताल्लुक से होनी चाहिए, जो दवाइयों के ताल्लुक से होनी चाहिए। मुदर्रिस दवाओं का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें डिस्क्राइब कर दी हैं। और ख़ास तौर से वो चीज़ें, वो दवाइयाँ जो हम कम फ़िलो के अंदर हाइपोमेनोरिया में या स्पॉटिंग में देते हैं, या मेट्रोरेजिया या मेनोरेजिया में इस्तेमाल करते हैं, उसका एक फंडामेंटल मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि मुदिर हैज़ दवाइयाँ, ये जितने भी टॉनिक, यूट्राइन टॉनिक के नाम पर मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको हम खास उन्हीं टाइम पर इस्तेमाल कराएं जिस टाइम उनकी ज़रूरत है। जिस तरह से यूनानी के अंदर एक माजून आती है, माजून सुपारी पाक, वो मुकव्वी रहम है, रकम रहम को कुव्वत देने वाली दवा है माजून सुपारी पाक। अगर हम माजून सुपारी पाक का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये माजून सुपारी पाक
उसकी यूट्रस को तक़वियत देने के लिए, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको भी निकालने के लिए, उसको तक़वियत देने के लिए माजून सुपारी पाक का इस्तेमाल करते हैं, या माजून सुहाग सौंठ। ऐसे लोग, अब यहाँ पे थोड़ी सी बारीकी है जो आपको जहन में रखनी चाहिए। देखिए, आपके सामने दो जवारिशें रखी हैं, एक माजून रखी है माजून सुपारी पाक, एक रखी है माजून सुहाग सौंठ। अब आपको ये देखना है कि माजून सुहाग सौंठ किन को देंगे, कैसे मरीजों को इस्तेमाल कराएंगे, और माजून सुपारी पाक किसको देनी है, हालांकि दोनों ही दवाइयां मुकव्वी रहम है। तो यहाँ थोड़ी सी बारीकी ये है कि अगर कोई बलगमी मिजाज का इंसान है, कोई भी इंसान अगर बलगमी या सौदावी मिजाज का है, मतलब ये कि अगर वो इंसान रतूबत वाला है, उसके जिस्म के अंदर रतूबात हैं, तो हम वहां पर माजून सुहाग सौंठ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई मरीज या कोई मरीजा सफरावी मिजाज की है, सफरावी मिजाज की है मतलब हार मिजाज की है या दमी मिजाज की है, तब आप वहां पर माजून सुपारी पाक का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो मिजाज के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा सिलेक्शन करेंगे कि कौन सी दवा कहाँ पे अच्छा काम करेगी। तो बलगमी मिजाज वालों को आप माजून सुहाग सौंठ दे दीजिए, जवारिश जंजबील दे दीजिए, शरबत जंजबील दे दीजिए। तो ये तमाम चीजें यूट्रस पे भी काम करेंगी, और उसके एक जनरल, तो तो ये चीज जो एक थोड़ी थोड़ी जो बेसिक चीजें होती हैं, ये आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं समझाता रहूंगा। जैसे यही वाली बात अभी सामने आई कि हम सुहाग सौंठ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सुपारी पाक का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो इसको हम इन उसूलों को आहिस्ता आहिस्ता जो जो चीज उसूल जहाँ आता चला जाएगा, हम उसको वहाँ आपको तफसील से बताते रहेंगे। जी, कोई और सवाल इसके ताल्लुक से हो तो करें, नहीं तो अब 10 बज गए हैं, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। इसमें कोई और कंफ्यूजन हो तो हम आगे बढ़ाएं उसको, अदरवाइज मैं शेयरिंग जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ अभी। इसकी रिकॉर्डिंग इसमें आधा 1-2 घंटे के बाद आ जाती है अमूमन। किसी को और देखना हो तो उसमें पढ़ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं उसको। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।